शिक्षण अभिरुचि से संबंधित यह हमारा 10वां वीडियो है। एल्यूमिनी एसोसिएशन या एल्यूमिनी एसोसिएशन बनाने का लाभ क्या होता है। देखिए, एल्यूमिनी एसोसिएशन का मतलब होता है विश्वविद्यालयों में या कॉलेज में वे छात्र जो उसको पास करके जा चुके हैं उन छात्रों का संगठन जो वर्तमान छात्रों के साथ कुछ बातचीत करते हैं, उनसे आके मिलते हैं और अपने अनुभव साझा करते हैं ताकि वर्तमान वाले छात्र उन्नयन हो सके, साथ साथ कॉलेज का भी विकास हो सके। इसको एल्यूमिनी एसोसिएशन कहते हैं। ये कॉलेज स्तर या विश्वविद्यालय स्तर पर होता है। इसको बनाने का लाभ क्या है कि गत वर्ष के छात्रों और वर्तमान वर्ष के छात्रों के मध्य अंतःक्रिया यानी आपसी बातचीत और इससे उनका उन्नयन यानी प्रगति, इसमें विश्वविद्यालय की भी प्रगति होती है, साथ ही छात्रों की भी प्रगति होती है। इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण उत्तर है। अगला, पूर्व छात्रों के अनुभवों से वर्तमान छात्रों को लाभ की प्राप्ति। हाँ, ये भी ठीक है। उच्च पदस्थ पूर्व छात्रों की उपस्थिति से प्रेरणा, ये भी ठीक है। पूर्व छात्रों के साथ मौज मस्ती इसका उद्देश्य नहीं होता। कक्षा में संप्रेषण करने का लक्ष्य क्या है? संप्रेषण यानी जो हम पढ़ा रहे हैं उसकी बात को छात्रों तक पहुंचाना। इसका लक्ष्य क्या होता है? अधिगम। अधिगम यानी शिक्षा के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, इसे हम अधिगम कहेंगे। शिक्षा द्वारा व्यवहार परिवर्तन, यही अध्यापन का लक्ष्य है, या कहना चाहिए संप्रेषण का लक्ष्य है। अंतःक्रिया ठीक, विचारों का आदान प्रदान ठीक, उपयुक्त सभी, हाँ सभी भी ठीक हो सकता है, लेकिन संप्रेषण का मुख्य लक्ष्य अधिगम ही होता है। इसलिए उपयुक्त सभी के बजाय हम अधिगम उत्तर देंगे। शैक्षिक प्रौद्योगिकी के उपयोग के फलस्वरूप छात्र का अध्यापक का कक्षा कार्य सरल हो गया है, कठिन हो गया है, बढ़ गया है या वैज्ञानिक हो गया है। तो शैक्षिक प्रौद्योगिकी के उपयोग से यानी शिक्षा में प्रौद्योगिकी का उपयोग यानी वीडियो के माध्यम से, दृश्य श्रव्य सामग्री के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से, इसके द्वारा ये सारा वैज्ञानिक हो गया है। इसलिए इसका उत्तर है वैज्ञानिक। हालांकि बढ़ गया है ठीक है, कठिन हो गया है ये नहीं है, सरल हो गया है इसका भी कोई मतलब फर्क नहीं पड़ा है। बढ़ गया है कह सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिक हो गया है सबसे ज्यादा सही है। बीएड में सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग, जैसे ही आप ट्रेनिंग में जाओगे सबसे पहले आपका इसी से सामना होगा माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग क्या होता है? एक कक्षा में टीचिंग न होकर साथी जो आपकी ट्रेनिंग कर रहे हैं उन्हीं को स्टूडेंट बना के उनके सामने छोटे छोटे पाठ 5-5 मिनट के प्रस्तुत किए जाते हैं और उसमें सारी जो कौशल होते हैं उन्हीं विभिन्न कौशलों को उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और उसमें सब कुछ पता चल जाता है। इसलिए ये एक छोटा सा पाठ ही समझिए, जो हम कक्षा में पढ़ाते हैं उसको माइक्रो रूप से, छोटे रूप से पढ़ाना। तो इससे विभिन्न कौशलों के विकास हेतु माइक्रो टीचिंग होता है। ये सबसे सही ऑप्शन है। पृष्ठ पोषण, जी हाँ ये भी ठीक है। पाठ योजना पूर्ण करने हेतु, ये भी ठीक है। स्व मूल्यांकन, ये भी ठीक है। लेकिन इन तीनों का आप सम्मिलित रूप कहेंगे कि विभिन्न कौशलों के विकास हेतु। कक्षा में मस्तिष्क आंदोलित करने की विधि यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड, ये छात्रों में विकसित किया जा सकता है स्व अन्वेषण की क्षमता को। यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग या मस्तिष्क आंदोलित करना, ये स्व अन्वेषण की क्षमता को प्रदर्शित करता है या स्व अन्वेषण को विकसित करता है। आगे चिंतन प्रवृत्ति ठीक, कल्पना शक्ति ठीक, उपयुक्त सभी का है तो ज्यादा अच्छा नहीं होगा, इसलिए ये सिंगल अकेला ही काफी है। तो उत्तर है स्व अन्वेषण करना, इसका कार्य है। परीक्षा की दृष्टि से ये मोस्ट है। एक अध्यापक को सर्वाधिक आनंद की प्राप्ति कब होती है? जब संप्रेषण सार्थक हो, या दूसरे शब्दों में कहे तो अधिगम हो। संप्रेषण सार्थक होने का मतलब है उसको अधिगम हो गया हो, बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन हुआ हो, या शिक्षा पूरी तरह से प्राप्त हुई हो, उसका पाठ या कक्षा शिक्षण सफल हुआ हो, तो उसकी सार्थकता सिद्ध है।
तो अध्यापक को सर्वाधिक आनंद की प्राप्ति होती है। अगला, एक अध्यापक को अपने वरिष्ठ छात्रों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। वरिष्ठ छात्र वे होते हैं जो सबसे ऊपरी कक्षा के या कक्षा पास करके जा चुके हैं, और यदि वो वापस आते हैं उनके साथ उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए। जी हाँ, उनका व्यवहार मित्रतापूर्ण ही होना चाहिए, समतापूर्ण नहीं होना चाहिए। आप पहली वाले बच्चे के साथ और 12वीं वाले बच्चे के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं कर सकते। कटुतापूर्ण तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, प्रभुतापूर्ण भी नहीं होना चाहिए। मतलब आप जैसे उनके मालिक हो और वो आपके नौकर, ऐसा प्रभुतापूर्ण व्यवहार भी नहीं होना चाहिए। ये टीचर को शोभा नहीं देता। तो टीचर के लिए मित्रतापूर्ण व्यवहार होना चाहिए। दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम जो ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा होते हैं में लिखित सामग्री, संपर्क कार्यक्रम एवं दूरदर्शन के माध्यम से संप्रेषण को जीवंत नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इससे छात्र व अध्यापक के मध्य कोई अंतःक्रिया नहीं होती। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। देखिए, वहां से आपको सामग्री मिलेगी लिखित या वीडियो के माध्यम से, उसके बाद में आप लिखकर उसको वापस भेजेंगे, वो जांच के आपको भेजेंगे और इस प्रकार से ये चलेगा, लेकिन अंतःक्रिया नहीं होती। आप उनसे बातचीत नहीं कर सकते, वो आपसे सीधे बातचीत नहीं कर सकते, एक तरफा बातचीत होती है। इसलिए ये सबसे बड़ा उसका माइनस पॉइंट है। अगला, छात्रों अध्यापक में निकट संपर्क नहीं होता। जी हाँ, निकट संपर्क भी नहीं होता, ये भी ठीक है। छात्र व अध्यापक जैसा औपचारिक संबंध भी नहीं होता। हाँ, ये भी नहीं होता, ठीक ठीक बात है। शिक्षा के साथ धोखा है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है कि इनमें कोई अंतःक्रिया नहीं है, ये इसका सबसे बड़ी कमी है। ग्रामीण समाज स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन नहीं देता, क्योंकि शिक्षा के द्वारा क्या हो जाएगा, महिला दुस्साहसी हो जाएगी। ऐसा भी नहीं होगा। दुस्साहस क्या करेगी, वो तर्क देने लगेगी। जी हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ग्रामीण लोग सोचते हैं कि यदि महिलाओं को पढ़ा दिया गया तो वे अपनी किसी भी जो उनके साथ अन्याय होता है उसके विरोध में वो तर्क जरूर देगी। पढ़ी लिखी महिला अवश्य तर्क देगी, इसलिए वो पढ़ाना नहीं चाहते। हालांकि ये ऐसा फैला दी गई है भारत में ऐसी बातें, मैं इसको उचित नहीं मानता। लेकिन यदि आपको परीक्षा में ये सवाल पूछे जाते हैं तो आप इसका यही उत्तर दोगे कि वो तर्क वितर्क करने लगेगी और ये ग्रामीणों को शोभा नहीं देता, इसलिए वो महिलाओं को नहीं पढ़ाते। अगला देखो, गृह कार्यों के प्रति उदासीन हो जाएगी। जरूरी नहीं है पढ़े लिखे, हम लड़के पढ़े लिखे हैं, हम घर का सारा काम करते हैं, वो विद्रोही हो जाएगी। ऐसा भी नहीं है, पढ़ी लिखी वो विद्रोही हो जरूरी नहीं है। इसलिए उत्तर होगा वो तर्क देने लगेगी। बच्चों को व्यवसायिक कौशल सिखाने के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है। प्रयोगात्मक। यदि प्रयोग किए जाए कि बच्चों में ये व्यवसाय है, इस व्यवसाय को वे किस प्रकार से कर सकते हैं, या ये होगा तो क्या होगा, इसके लिए उनको छोटे छोटे प्रयोग किए जाए, उनको साथ में बिठाया जाए, तो ये प्रयोगात्मक विधि उनको व्यवसायिक कौशल सिखाने में सबसे महत्वपूर्ण है। सफल शिक्षण की क्या पहचान है। सफल शिक्षण समस्याओं के प्रति छात्र की सकारात्मक प्रतिक्रिया। जी हाँ, ठीक ठीक है। परीक्षा में छात्रों का सफल होना, ये भी सफल शिक्षण है, लेकिन ठीक ठीक। छात्रों में अधिक सीखने की यदि भावना आती है तो ये सबसे सफल शिक्षण होगा। सफल होने की गारंटी है कि बच्चे और ज्यादा सीखने की भावना आ जाए उनमें, ये सोचे कि हम कोर्स जल्दी ही पूरा कर ले, तो ये सबसे सफल शिक्षण होगा। अच्छे रोजगार की प्रगति, ये भी ठीक ठीक है। हालांकि ये चारों ठीक है, लेकिन सबसे अधिक है कि सफल शिक्षण वही होगा जिसमें छात्र और ज्यादा सीखने की उनमें भावना आ जाए। नए आए अध्यापक की सफलता के लिए कौन सा घटक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। विज्ञान, ठीक ठीक। संप्रेषण योग्यता होनी चाहिए। देखो, विज्ञान होना जरूरी नहीं है, जैसे हिंदी का अध्यापक आया है तो उसके लिए विज्ञान की ज्यादा जरूरत नहीं है। अध्यापक का व्यक्तित्व एवं उसकी छात्रों द्वारा कक्षा में सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता, ये जरूरी घटक है कि अध्यापक का व्यक्तित्व अच्छा होनी चाहिए, छात्रों के साथ कक्षा में वो सामंजस्य स्थापित करने की उसकी क्षमता अच्छी होनी चाहिए, तब भी वो सफल है। आगे संगठनात्मक योग्यता, हाँ ये भी ठीक ठीक है, लेकिन सबसे जरूरी है कि उसकी छात्रों से सामंजस्य और उसका व्यक्तित्व। एक शिक्षक का कक्षा के अनुशासन के संदर्भ में सर्वोच्च कर्तव्य क्या है। कक्षा में अनुशासन की
स्थापना, हाँ ठीक ठीक है। शिक्षण के लिए सर्वोपयोगी वातावरण का निर्माण, ये भी ठीक है। शिक्षक प्रभुत्व को मान्यता, ये नहीं होगा। छात्रों में स्व अनुशासन की भावना, यानी बच्चे अपना अनुशासन खुद बनाए, वे अपने नियम खुद फॉलो करें। नियम ऐसे होने चाहिए जो बच्चे अपने स्वभाव तक फॉलो कर सके, वही सबसे अच्छा अनुशासन है और वही टीचर को शोभा देता है। इसलिए छात्रों में स्व अनुशासन भावना का विकास कक्षा में अनुशासन के संदर्भ में सर्वोच्च कर्तव्य है। शिक्षक को अपनी कक्षा में ऐसे अनुशासन की स्थापना करनी चाहिए जिससे छात्रों में सामाजिक नियमों का विकास हो सके। जी हाँ ठीक ठीक। स्व निर्देशन की भावना, यानी स्व अनुशासन हो, ये सबसे अच्छा अनुशासन माना जाता है। वो कानून सबसे अच्छे कानून माने जाते हैं जिसका व्यक्ति स्वभावतः पालन करे। तो यही सबसे उपयुक्त कानून होते हैं और वही सबसे उपयुक्त अनुशासन होता है। इसलिए अनुशासन की स्थापना में स्व निर्देशन की भावना होनी चाहिए। एक उत्तरदायी शिक्षक की कक्षा में अनुशासन की स्थिति कैसी होनी चाहिए? छात्रों के किसी भी व्यवहार का प्रदर्शन नहीं, गलत होगा। शिक्षकों के प्रति अटूट सम्मान, हाँ ठीक ठीक है। छात्रों की अभिवृत्तियों में उत्तम परिवर्तन, जी हाँ, अभिवृत्तियां यानी उसकी आदतें जो उसने खुद विकसित की है, उस विकसित आदतों में उत्तम तरीके का परिवर्तन हुआ है, बहुत अच्छा परिवर्तन हुआ है। तो ये एक उत्तरदायी शिक्षक की कक्षा में अनुशासन की स्थिति होनी चाहिए, सबसे ज्यादा सही है। अनुशासन के लिए अभिवृत्तियां सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसी अभिवृत्तियों का विकास हो, यानी बच्चे की ऐसी आदतें हो जाए कि वो साहसी हो, निडर हो, धैर्यवान हो, ईमानदारी हो, दया हो, करुणा हो, उसमें सभी गुण आ जाने चाहिए। यही उसमें उत्तम परिवर्तन है और यही सबसे अच्छा अनुशासन है। अंतिम में छात्रों में अधिगम को उन्नत बनाना, ये अनुशासन की स्थिति अधिगम को उन्नत बनाने में नहीं, कक्षा को उन्नत बनाने में सहायक है। छात्रों में तार्किक योग्यताओं एवं उच्च मानसिक सृजनात्मक शक्तियों के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? देखो, तार्किक योग्यता जहां बात आएगी वहां परिचर्चा या तर्क वितर्क या वाद विवाद, ये तीन शब्द होते हैं। इसलिए तार्किक क्षमताओं और उच्च मानसिक सृजनात्मक शक्तियां, इन दो के लिए देखिए, यहाँ सातक प्रवचन नहीं होगा, संगोष्ठी भी नहीं होगा, दो बचे वाद विवाद और समूह परिचर्चा। इसमें समूह परिचर्चा ज्यादा सशक्त है, इसलिए आप उत्तर दोगे समूह परिचर्चा। आप किसी छात्र के दुर्व्यवहार की सीमा का किस प्रकार निर्धारण करेंगे? कक्षा की स्थिति भांपकर नहीं, कक्षा के छात्रों के विकास में उत्पन्न बाधा को देखकर, ये भी ठीक नहीं है। कक्षा शिक्षण में आने वाली बाधा के आधार पर, जी हाँ, किसी छात्र के दुर्व्यवहार की सीमा कक्षा शिक्षण में कितनी बाधा पहुंचा रही है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। कक्षा के लक्ष्यों में पहुंचने वाली रुकावट के आधार पर, हाँ ये भी ठीक ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा है कक्षा शिक्षण में आने वाली बाधा के आधार पर। बीएड प्रशिक्षण एक अलंकृत उपाधि मानी जाती है मध्यम वर्गीय परिवार की कन्याओं के लिए। जी हाँ, उनकी शादी के लिए ये ज्यादा अच्छी उपाधि है, ठीक है। उच्च वर्गीय परिवार की कन्याओं के लिए इसमें ज्यादा महत्व नहीं रखती, फिर भी ठीक ठीक है। मध्यम और उच्च वर्ग की संतानों के लिए ये भी ठीक है। किसी के लिए संभव है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। जी हाँ, आजकल तो हर किसी के लिए है। तो सबसे ज्यादा सही उत्तर है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, सभी के लिए बीएड एक अलंकृत उपाधि। किस शिक्षक की कक्षा में सर्वोत्तम कक्षीय अनुशासन प्रकट होना चाहिए? जो छात्रों को जबरन चुप कराता हो, नहीं, इससे अनुशासन खराब होगा। जो छात्रों को पूरे घंटे पढ़ाता रहता है, ये भी ठीक नहीं है। जो छात्रों में सहयोग या समूह भावना भरता हो, ये सबसे अच्छा अनुशासन है। अनुशासन का मतलब होता है सहयोग, समूह भावना। और अंतिम, छात्रों के विकास में सहयोग करता हो, हाँ ये भी ठीक ठीक है, लेकिन अनुशासन का मतलब ही होता है समूह भावना और सहयोग, इसलिए ये सबसे ज्यादा उपयुक्त है। सामाजिकता के गुण के विकास के लिए सशक्त औपचारिक माध्यम कौन सा है? देखिए, औपचारिक माध्यम पूछा है सबसे सशक्त, तो वो होगा औपचारिक विद्यालय पर्यावरण होगा।
पास पड़ोस और मित्र मंडली अनौपचारिक है, जबकि उपयुक्त सभी भी नहीं होगा, इसलिए उसका उत्तर हुआ विद्यालय पर्यावरण। आपके अनुसार उपेक्षित छात्रों को कक्षा में बैठने की व्यवस्था में क्या परिवर्तन किए जाने चाहिए ताकि ऐसे छात्रों में सामाजिक भावना का विकास हो सके? ऐसे छात्रों को उन छात्रों के साथ बैठने के अवसर प्रदान की जाए जिन्हें वे पसंद करते हो। यदि उपेक्षित छात्रों को ऐसा करने दिया जाए तो उसमें सामाजिक भावना का विकास होगा, इसलिए ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उत्तर है। अगला, उनको प्रथम पंक्ति में बिठाया जाए। यदि उपेक्षित छात्र प्रथम पंक्ति में आपने उनको जबरदस्ती बिठा दिया तो वे शिक्षक के ध्यान के केंद्र में रहेंगे और इससे भी उन पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा, बुरा प्रभाव ही पड़ेगा, क्योंकि ये छात्र उपेक्षित छात्र है। ऐसे छात्रों को कक्षा में पृथक कर दिया जाए तो उनमें हीन भावना आ जाएगी। और अंतिम, शिक्षक ऐसे प्रभावी उपाय करे किंतु उत्तम परिवर्तन न होने की दिशा में उनको स्वतंत्र छोड़ दे, ये बिल्कुल गलत होगा, इसलिए सबसे सही है अ। लेकिन यदि पूछे कि मित्रता में उपेक्षित छात्र नहीं है, ऐसे छात्र है जिनको मित्र नहीं मिल रहे हैं, नए मित्र बनाने के लिए हो, तो उनको आप किसी भी जगह बैठाए, उसके लिए व्यवस्था नहीं करे। ये सवाल अपन पहले पढ़ चुके हैं इससे पिछले वीडियो में। तो मित्रता के लिए अलग होगा, उपेक्षित छात्रों के लिए अलग होगा। छात्रों में सहयोगात्मक प्रवृत्तियों के विकास के द्वारा उसमें विद्यालय की व्यवस्था, स्वच्छता, फर्नीचर आदि के रख रखाव में सहायता ली जा सकती है। जी हाँ, सदैव ले सकते हैं, क्योंकि विद्यालय हमारा परिवार है और हम अपने परिवार में अपना काम स्वयं करते हैं। तो ये हमारा काम है, स्वच्छता, फर्नीचर, बैठने की व्यवस्था, इसमें हम छात्र भी सहयोग करते हैं और शिक्षक भी। सामाजिक परिपक्वता में वृद्धि होती है। देखिए, आदमी सामाजिक रूप से परिपक्व कब होगा, लोगों से व्यवहार करना कब सीखेगा? आयु में वृद्धि के साथ साथ। जी हाँ, ठीक होती है। आर्थिक उन्नति के साथ साथ जब आदमी कमाने लगेगा तो उसमें सामाजिक परिपक्वता आएगी, ये तो जरूरी नहीं है। सम्मान वृद्धि के साथ साथ। जी हाँ, सबसे ज्यादा, जितना आदमी ज्यादा सम्मानित होगा वो अपने सम्मान के बारे में ज्यादा सोचेगा। अब आप देखिए कि यदि कोई बड़ा अफसर बन गया और वो जाकर किसी ऐसी जगह बैठ गया तो वो बैठने से पहले सोचेगा कि मैं कितना बड़ा ऑफिसर हूँ या बड़ा नेता हूँ, मैं ऐसे जाकर छोटी जगहों पर नहीं बैठ सकता, या कूड़े के पास जाकर नहीं बैठ सकता, या रेत में नहीं खेल सकता। तो जैसे जैसे उनके सम्मान में वृद्धि होती है उसमें सामाजिक परिपक्वता भी आती है। लोगों से वे उस व्यवहार से बात करते हैं, उनके बोलने का तरीका अलग हो जाता है, उठने बैठने का तरीका अलग हो जाता है। तो जब लोगों का सम्मान बढ़ जाता है तो उसमें सामाजिक परिपक्वता में भी वृद्धि हो जाती है। सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति का श्रेष्ठ लक्षण क्या है? क्रोधपूर्ण व्यवहार, संयमपूर्ण व्यवहार, स्वयंगात्मक रूप से अस्थिर व्यवहार या तटस्थ व्यवहार। देखिए, क्रोधपूर्ण व्यवहार परिपक्व आदमी का नहीं हो सकता, अस्थिर व्यवहार भी परिपक्व आदमी का नहीं हो सकता, तटस्थ रह गया तो फिर वो समाज से ही कट जाएगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति का व्यवहार होना चाहिए संयमपूर्ण व्यवहार। आपके सहयोगी शिक्षक को तेज बुखार है और वो अपनी कक्षा में जाने के लिए अनुनय कर रहा है क्योंकि आपका उक्त कालांश रिक्त है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? यानी आपके साथी शिक्षक को बुखार आ गया, आपका पीरियड खाली है, तो वो आपसे कह रहा है कि मुझे बुखार आ गया, मेरा पीरियड आप ले लो, तो आप क्या करोगे? बिना किसी हिचक के सहर्ष सहयोग के लिए तैयार होऊंगा और कक्षा में चला जाऊंगा। यही मेरी टीम भावना है, क्योंकि विद्यालय एक टीम है, हम टीम भावना के रूप में काम करते हैं। यदि हमारा टीम का कोई साथी बीमार है तो उसकी सहायता करना हमारा कर्तव्य। अगले देखो, आप उसकी मदद नहीं करेंगे तो फिर टीम भावना नहीं रही। अगला देखो, और रोब गालिब करेंगे, उस पर रोब जानेंगे कि हमने तेरे लिए किया, तो फिर टीम भावना क्या रही? आप कहेंगे कि एक ही मुझे घंटा खाली मिला और आप मेरे को कह रहे हैं कि आप चले जाओ, फिर मैं विश्राम कब करूंगा? फिर टीम भावना नहीं रही। इसलिए टीम भावना के लिए आप बेहिचक उसका सहयोग